the satellites is now getting integrated. The payloads are developed by various agencies. It has reached the satellite center. Currently, payloads are getting integrated with the satellite. अगर हम आज भारतीय स्पेस प्रोग्राम्स को देखें तो समय के साथ ऐतिहासिक कहानियों और आज की रियलिटी के बीच में ये एक पुल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब कैसे कैसे मैं बोल लूं भैया कुछ। भारत धरती से सूरज तक के सफर को पूरा करने के लिए तैयार है तो ये हमें उस रामायण काल के उन दो गिद्ध भाई जटायु और संपाति की कहानी को याद करा रहे हैं, जिन्होंने अपनी ताकत और साहस के दम पर सूर्य तक के रास्ते को पूरा करने के लिए उड़ान भरी थी। आज उसी साहस और विश्वास के साथ हमारा इसरो यानी कि इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, भाई जटायु और संपाति के पंख तो रास्ते में ही जल गए थे, वो रास्ते से ही लौटे आए थे। तू कहना क्या चाह रहा पनौती आदमी? अरे भाई सुन तो ले पहले। इस बार हम सभी आधुनिक टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक इनोवेशंस के साथ उड़ान भरने जा रहे हैं जो हमें सूर्य से जुड़ी हुई उन सभी मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद करने वाला है। भारत सूर्य से जुड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए अपना पहला लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम आदित्य L1 होगा और जिसका मेन मोटिव सूर्य के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड, उसके एटमॉस्फेयर और उसकी आसपास की ऑर्बिट में बदलते वेदर कंडीशन को स्टडी करना होगा। अच्छा, मैंने तो सुना था इसरो के साथ और भी इंस्टीट्यूट हैं, वो भी तो बता। भाई बोलने का मौका देगा तब तो बता पाऊंगा ना। इस मिशन में इसरो के अलावा कई बड़े इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भी कई सारे इंस्टीट्यूट। पर आपने क्या एक चीज नोटिस की? नहीं। तो अब ध्यान दे भाई, और कब देगा। इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया? ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि ये भारत का पहला मिशन है जो कि सूर्य पर जाएगा और सूर्य को हम भास्कर और आदित्य कहकर के भी बुलाते हैं। तो भास्कर L1 क्यों नहीं रखा? यार इस बार उनको आदित्य नाम पसंद आ गया होगा, अगली बार तू भास्कर सजेस्ट कर दियो, वो भास्कर L1 रख लेंगे। और ये L1 क्या है भाई? जो ये स्पेस क्राफ्ट है वो L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर हॉलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा, इसीलिए इसे आदित्य L1 कहा जा रहा है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? वीडियो देख, आगे समझाता हूं। पर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझना, मुझे तो बहुत कुछ पूछने का मन हो रहा है। हाँ मैं जानता हूं कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हें भी बहुत कुछ पूछना है, जैसे कि ये मिशन कैसे वर्क करेगा, इस स्पेस क्राफ्ट को कैसे डिजाइन किया गया है जो ये इतने हार्श टेम्परेचर को फेस कर लेगा, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इससे नॉर्मल इंडियंस को क्या फायदा होने वाला है, सब पर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। पर उससे पहले सभी से जल्दी से कहो तो सही कि सब्सक्राइब कर दें। कर दो हाँ, जल्दी से दबा दो। हाँ वो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा ना, हाँ यही दबा दो। हाँ लाइक भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब तू बता भाई कि कैसे काम करेगा और कैसे इस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाएंगे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को ऐसी हॉलो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा जो कि धरती से करीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और जहां तक पहुंचाने में इस स्पेसक्राफ्ट को धरती के हिसाब से करीबन 109 दिन तक का समय लग जाएगा। हॉलो ऑर्बिट के जिस पॉइंट पर इसे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी उसे L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इसे आदित्य L1 भी कहा जा रहा है। अब ये हॉलो ऑर्बिट क्या है तो सुनो। खाली शून्य से भरे हुए अंतरिक्ष में ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर दो बॉडीज यानी कि धरती और सूर्य दोनों से ही इस स्पेस क्राफ्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो कि स्पेस क्राफ्ट को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करने में हेल्प करेगा और यही स्पेस क्राफ्ट को पीरियोडिक ऑर्बिट में मूव कराएगा यानी कि गोल गोल घूमाएगा। पर हॉलो ऑर्बिट में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स काफी अनस्टेबल होते हैं, मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स नहीं लग रहा होता है, इसलिए स्पेस क्राफ्ट को कई बार स्टेशन कीपिंग मैन्यूअर्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि थर्स्ट बर्नर, और ये हेल्प करता है उसको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में। तो हॉलो ऑर्बिट में भेजना ही क्यों है, कहीं ऐसी जगह भेज दें जहां पर स्टेबल हो और साथ ही साथ उसका वजन भी कम होगा। अक्षय कुमार बोलता है ना मार्स में कि वजन कम होता है तो ज्यादा अच्छा स्पेस क्राफ्ट बनता है। क्योंकि हॉलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट में पहुंचाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि स्पेसक्राफ्ट और सन के कांटेक्ट में आने पर किसी भी तरीके का इक्लिप्स यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डिस्कंटिन्यूएशन फेस नहीं करना पड़ेगा और ये आसानी से सोलर एटमॉस्फेयर और सन की वजह से अर्थ के एनवायरमेंट पर पड़ने वाले असर को समझा पाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और फ्लेयर एक्टिविटी जैसी इंफॉर्मेशंस और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम तक बड़ी आसानी से पहुंचा पाएंगे। वो सब तो ठीक है, वहां पहुंच के टिकेगा कैसे, मतलब इतने हाई टेम्परेचर में सूरज की गर्मी में झेलेगा कैसे उस गर्मी को। आदित्य L1 मिशन के लिए बनाई गई इस स्पेसक्राफ्ट को टोटली थर्मल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन करके बनाया गया है। मतलब अरे भाई यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हीट आउटपुट और हीट इनपुट को मैनेज करके स्पेसक्राफ्ट को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ले आएगा, जिससे डैमेज और परफॉर्मेंस के इश्यूज काफी कम हो जाएंगे। और दूसरा, इस स्पेसक्राफ्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका फेस हमेशा सन की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से लाइट एंडलेसली रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी। और जिस काम के लिए जा रहा है वो कैसे करेगा, मतलब मेजर वेजर कैसे करेगा ये सारी चीजें।
इस स्पेसक्राफ्ट में 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पेलोड्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है, जिसमें से सबसे पहला है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये सनलाइट की हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करके सराउंडिंग में प्रेजेंट पार्टिकल्स को क्लियरली विजिबल करने में हेल्प करेगा। इसकी क्या जरूरत है यार, ये तो वैसे भी दिख जाएंगे पार्टिकल आसपास घूम रहे होंगे तो। सूर्य से निकलने वाली लाइट उन पार्टिकल्स को इनविजिबल बनाने लग जाती है, इसलिए इसका काफी यूज होने वाला है उन पार्टिकल को स्टडी करने के लिए। दूसरा यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसका नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसका काम सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर पर नजर रखना होगा। उसकी मदद से आउटर मैग्नेटिक एक्टिविटी का अंदाजा लगाया जा सकेगा। और तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम एक्सरे फ्लेयर को मॉनिटर करना होगा, जिसकी मदद से सोलर कोरोना लेयर्स की हीटिंग मैकेनिज्म को समझा जा सके। भाई ये कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा तू, बस नाम बता दे बाकी 4 के और आगे बढ़। मैंने कहा कि डिटेल में समझाओ, तो उसमें 4 और इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिनका नाम है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटोमीटर। चलो भैया तुमने इतनी सारी चीजें बता दी, पर काम क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेके इस पे पैसा लगाए दे रही है? देख भाई, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग सन एटमॉस्फेयर। अगर तू ढंग से समझेगा तो इस मिशन का मेन मोटिव है सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर जैसे कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना को समझना, जिससे साइंटिस्ट इस क्षेत्र में होने वाले चेंजेस और घटनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें और आगे आने वाली चीजों में मॉडिफिकेशन कर सकें। और दूसरा है स्पेस वेदर एक्सप्लोरेशन। भाई इसकी तो क्या ही जरूरत होगी यार, गूगल पे देख लेते वेदर कंडीशन, वहां देखने क्यों आए हैं? जरूरत है क्योंकि ये मिशन स्पेस वेदर की कंडीशन को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि सूरज की चमक और कोरोनल मास इजेक्शन को पता करने में। ये घटनाएं सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अर्थ पर कई सारे टेक्निकल सिस्टम पर एक इंपॉर्टेंट असर डाल सकती हैं, जिसकी वजह से गूगल पर हाल ही में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो काफी इफेक्ट होती है। और क्या क्या करेगा ये? और इसका काम होगा कोरोनल हीटिंग को समझना। इस मिशन की मदद से कोरोनल हीटिंग की समस्या को समझना और भी आसानी से किया जा सकेगा। पर इससे आम जनता का क्या फायदा है भैया? हम अपना काम धंधा छोड़ के काहे के लिए इसकी खुशी मनाएं? देख भाई, किसी भी देश के लिए ना किए गए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हर एक सिटीजन्स के लिए आगे चलकर के हेल्पफुल बनती हैं। मार्स से लेकर के चांद तक और अब चांद से लेकर के सूरज तक होने वाले इस सफर में भारत को मिली सक्सेस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ साइंटिस्ट की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की है। और इससे हर एक इंडियंस को आगे चल करके काफी हेल्प मिलने वाली है। देखो भैया, प्राउड फील करने से पेट नहीं भरता। हमने बहुत गोल्ड मेडलिस्ट देखे हैं रास्ते में ठेला लगा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बताओ। बहुत बड़ी बात कह दी भाई, मगर प्राउड फील करने से अगर पेट नहीं भरता है, पर शिक्षित होने से तो भरता है ना, या मैं कहूं कि पढ़ने लिखने से तो भरता है ना, साथ ही समाज की तरक्की भी होती है। अगर हम आदित्य L1 मिशन की बात करें तो इससे जो हमें फायदा मिलेगा वो होगा साइंटिफिक नॉलेज में एडवांसमेंट का, जिससे हर एक इंडियन सन के बिहेवियर को, उसके द्वारा अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ने वाले असर को और इंसानों के जीन्स में आने वाले बदलावों को काफी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ये ना केवल कई सारी स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करेगा, बल्कि वेदर कंडीशन को समझ करके एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफी यूजफुल साबित होगा। साथ ही हम समझ पाएंगे कि कैसे एक अच्छे स्पेसक्राफ्ट को बना करके खड़ा किया जा सकता है, जो कि सूर्य के हार्श टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सके और उसे स्टडी कर सके। इससे न केवल हमारे देश की साइंस फील्ड में काफी ग्रोथ होगी, बल्कि कई सारे नए इनोवेटर्स जो कि भारत छोड़ करके किसी और देश के लिए काम करने जाना चाहते हैं, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही भारत उन देशों में से एक होगा जो पूरे विश्व में जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से सन को स्टडी किया होगा। ये सिर्फ कुछ साइंटिस्ट के लिए प्राउड की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए प्राउड की बात है। इसलिए मेरे भाई गर्व के साथ कहे कि मेरा देश बदल रहा है, प्रगति कर रहा है।